जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चिवा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, ये बताइएगा, बात पता चली है कि नहीं कि इंडिया जो है वो चीन के साथ मिलके एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहा है। और वो इस तरह के जो ब्रिक्स नेशन है वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट के ऑल्टरनेटिव देना चाहते हैं। अब ये सारी जो ब्रिक्स का जो था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये कह रहे हैं कि जी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल फोरम्स हैं उसका हम एक ऑल्टरनेटिव देंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या इंडिया जो है वो अथॉरिटेरियन स्टेट के साथ मिलके खेल रहा है और डेमोक्रेट्स के साथ भी मिलके खेल रहा है? क्योंकि चाइना और रशिया तो अथॉरिटेरियन है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को पिक कर रही है, आप डेमोक्रेसी हैं। लेकिन ये मैं डीडब्ल्यू की मैं देख रहा था कि ये जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जो हैं, दे वांट टू हैव अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये आप ये इंडिया दोनों तरफ खेल रहा है, रशिया को साथ में लाके, चाइना के साथ मिलके अमेरिका के खिलाफ ऑर्डर बना रहा है। कोई हमें थोड़ा सा एजुकेट करें इस हवाले से। क्या व्हाट डज द इंडियन सरकार क्या सोच रही है? चिवा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखिए ब्रिक्स में जो आपने बात की, ब्रिक्स का ही बात होती थी, तो ब्रिक्स में एक बैंक बना था। अब उस बैंक की फाइनेंसिंग और उस बैंक का फाइनेंशियल मसल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वर्ल्ड बैंक जितना हो गया। उसने बहुत प्रोजेक्ट फाइनेंस किए, सक्सेसफुली हुए, दुनिया की हर कंट्री में हो गए। और ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसीज में हो रहा है या यहाँ हो रहा है। ब्रिक्स में करीब 12 से 18 कंट्रियों की अर्जी आई हुई है ज्वाइन करने के लिए। तो ब्रिक्स इज नॉट लिमिटेड टू 5 कंट्रीज। और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, वो चाइना को लेके डिक्टेट तो होती नहीं। चाइना डज नॉट डिक्टेट आवर फॉरेन पॉलिसी। और देयर विम्स एंड फैंसीज डू नॉट मतलब ना डिटरमाइन एनीथिंग विद व्हाट वी डू। अब हमें दुनिया का भला करना है। ब्रिक्स एक फोरम है, हम ITO2 में भी, हम G20 में भी है, G7 की बात करें। अब हर जो 8 बड़े फोरम है दुनिया में, इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी इज इन ऑल द फोरम्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है दुनिया का भला करना। हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, हम अफ्रीकन कंट्रीज के डेट स्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं। हम ये बात करते हैं भाई G20 में, हमारे समिट में, कि जो कंट्रीज फंसी है डेट्स में, इनको कैसे निकालोगे। देखिए, अब रुपी इज द न्यू डॉलर, ये बातें तो हर जगह होने लगी है। राइट, आप जानते होंगे कि 18 कंट्रियों के साथ हमारा रुपी के साथ ट्रेड का एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया है। एंड चीमा साहब, आपको जान के खुशी होगी, देयर आर 72 कंट्रीज व्हिच आर इंटरेस्टेड इन ऑल, इंक्लूडिंग दीज 80। तो चीजें डायनेमिकली बहुत बदल रही है। और चाइना डजंट डिटरमाइन एनीथिंग। और रशिया को हम ऑटोक्रेटिक स्टेट मानते नहीं। रशिया इज नॉट अ ऑटोक्रेटिक स्टेट। वो वेस्ट का एक उनका बनाया हुआ चीज है कि भाई रशियन ऑटोक्रेटिक है। कोल्ड वॉर का हैंगओवर है, इंपीरियल वो एरोगेंस है कि वेस्ट ऑटोक्रेटिक है, ये है वो है। ठीक है, उनका एक हो सकता है कि उनका मौकिफ हो सकता है, वो रख सकते हैं। तो बट जहाँ दुनिया के भले की बात आती है, जहाँ ह्यूमैनिटी के अच्छे की बात आती है, देखिए हम कोई किसी के जंग तो नहीं कर रहे ना इनके साथ मिलके, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं कर रहे, किसी के लोगों को नहीं मार रहे, किसी का हक नहीं छीन रहे। हम तो केवल लोगों की भलाई के लिए, जैसे बैंक वाला इनिशिएटिव, मेडिसिन वाला है, सोलर वाला है, कई सारे ऐसे इनिशिएटिव जिससे ह्यूमैनिटी का भला होगा। और जिसका भला होना है, यहाँ क्राइटेरिया नहीं है कि वो ऑटोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक है, वो किंगडम है, वो फ्यूडम है, क्या है, हम कोई मतलब नहीं। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है लोगों का भला करना। और हम 8 फोरम्स में बैठ के कर रहे हैं, ब्रिक्स इज वन ऑफ द फोरम्स। लेकिन सुमित भाई, आपका ये जो अमेरिका के साथ इंडिया की पार्टनरशिप है, आपको नहीं लगता कि आप जा रहे हैं टिम्बकटू, वो जा रहे हैं कहीं और? आप वो कहते हैं रशिया अथॉरिटेरियन है, आप कहते हैं ये क्या बात है, अथॉरिटेरियन है, हम इन चीज़ों को नहीं मानते। सो आप रशिया की जो पॉलिटिकल, अब देखें ना, इस वक्त अमेरिका जो है वो यूरोप को मिला के सबसे बड़ी दुनिया में क्या उसने हवा क्रिएट किया हुआ, या रशिया या चाइना। सो जो आपको लगता है कि इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है ये देर पा हो सकता है, बिकॉज इंडिया यूरोप की तरह नहीं सोचता। सो आपको लगता है कि इंडिया जो है और इस अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, बिकॉज वो जो आइडियोलॉजिकल लिंकेजेस जो यूरोप और अमेरिका के हैं वो इंडिया और अमेरिका के नहीं है। जी, बस अब बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं आपको जवाब देता हूँ। अभी यूरोप में पूरे में रिसेशन आया है। यूरोप की हालत खराब है। अगर 6 महीने और लड़ाई चलेगी तो यूरोप 20 साल पीछे चला जाएगा। तो देखिए, ऐसे रिश्ते तो अमेरिका के साथ क्या किसी के साथ भी नहीं रखते, कि खुद तो ले डूबेंगे तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे सनम, ये रिश्ता हम नहीं रखते।
वी आर नॉट अ पट्टा लैकी और अ साइड किक ऑफ एनीबॉडी। वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात हो किसी को हमने बिल्कुल वाजे और क्लियर कर दिया, वी विल नॉट गो एंड फाइट एनीबॉडीज वॉर, वी विल नॉट गो एंड गेट पुल्ड इनटू एनीबॉडीज वॉर। आप देख ही रहे यूरोप का क्या हाल है, आपसे छुपा नहीं है हालत कहाँ है। अभी जो सबसे ज्यादा नुकसान अगर दुनिया में किसी का हो रहा है वो यूरोप को हो रहा है। और चीमा साहब हमें तो ऐसी रिलेशन चाहिए भी नहीं किसी से। हम एक अपनी मफादों को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर और एक ग्लोबल इंटरेस्ट को लेकर लोगों से टाई अप करते हैं। टाई अप का मतलब नहीं कि तुम बैंक लूटने चलो मैं तुम्हारे साथ, तुम मिंट लूटने चलो मैं तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं है। जहां एक कॉमन गुड की बात होती है, जहां 5 बिलियन वैक्सीन बनाने की बात आई, हम सामने हैं, हमने कहा हम बनाएंगे 5 बिलियन वैक्सीन। जहां सोलर अलायंस की बात आई, हम सामने, हम बनाएंगे सोलर अलायंस। अभी जो बाइडेन साहब ने बोला कि भाई इंडिया के साथ आई वांट द रिलेशन ऑफ विच इज ऑफ अटमोस्ट ट्रस्ट, ठीक है, हम उनके साथ कर रहे हैं, वेपन प्लेटफॉर्म ज्वाइंट कर डेवलप कर रहे हैं। हमें पेंटागन का डायरेक्ट एक्सेस मिला हुआ है, द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज डायरेक्ट एक्सेस टू पेंटागन, वी कैन डायरेक्टली टॉक टू पेंटागन एंड बाईपास व्हाइट हाउस। हमारा डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है, हमारे कल्चरल टाइज है, इकोनॉमिक टाइज है, वो है। बट इसका मतलब नहीं है कि अगर हमने 10 जगह कॉपरेट किया हम 11वीं जगह भी करें। 11वीं जगह तुम मेरे साथ मिलकर रशिया पे बमबारी करो या तुम यूक्रेन को हथियार दो, वो हम नहीं करेंगे। दैट इज वेयर द इंडिपेंडेंट एंड द रेजिलियंट फॉरेन पॉलिसी कम्स इनटू प्ले। और by this year end or already by this time we are the world's most populous nation, right? तो हमारा एक वकार है, हमारी एक हैसियत है जिसको दुनिया को मानना पड़ेगा और दुनिया मान रही है। और अगर आप एंथनी ब्लिंकन साहब को देखिए, किसी को भी देखा, वो सब मानते हैं कि इंडिया हैज अ रोबस्ट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब हम चीमा साहब, हम रशिया से तेल ले रहे हैं तो करीब करीब $54 बिलियन साल का बचा रहे हैं। वो हमारे लोगों के भले के लिए आएगा ना, $54 बिलियन बचाना भी चाहिए। हम ब्रह्मोस भी बना रहे हैं, हम अमेरिका के साथ भी कॉपरेट कर रहे हैं, हम रशिया के साथ Su-57 में पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, ठीक है, हम फ्रेंच से रफेल भी ले रहे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा खुद कहती कि इंडिया इज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। और ये जो रुपी ट्रेड की बात कर रहा था, इसमें जर्मनी है, इसमें स्पेन है, इसमें इटली है, कोई अफ्रीकन कंट्रियों की बात नहीं कर रहा मैं, जिनके साथ ऑलरेडी बात हो गई है। अब आपको पता है सिंगापुर में अगर आपको इंडिया से पैसा भेजना हो तो आपको स्विफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन सेंड बाय यूपीआई। आपको कतार पैसा भेजना, यू डोंट नीड स्विफ्ट, यू कैन सेंड बाय यूपीआई। जापान हमसे यूपीआई की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांग रहा है। तो ये जो एक दुनिया भर के लोगों का भला करना है, आप और मेरे 10 इख्तिलाफात हो सकते हैं, इफ वी एग्री ऑन 10 गुड थिंग्स वी माइट नॉट एग्री ऑन द 11th थिंग, व्हिच इज ओके। बट इसका मतलब नहीं कि दैट 11th थिंग इज डिटरमेंटल कि भाई ये इधर राइट और लेफ्ट। आज हकीकत ये है चीमा साहब, यूक्रेन तो फ्रंट है, पूरा नेटो, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका की फायर पावर लग रही है रशिया को गिराने के लिए। अगर आप कैजुअलिटी का रेशियो देखें, यूक्रेन और रशिया का 10:1:9 है। जहां एक रशियन मरता हुआ ना वो यूक्रेनी मरते। 25% एरिया रशिया के पास है। और यहाँ दुनिया भर में नगाड़े बजा रहे हैं कि भाई यूक्रेन जीत रहा है। ये कैसे जीत रहा मुझे नहीं पता। 41% ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ यूक्रेन आर इन दैट एरिया। पूरा रशियन स्पीकिंग पार्ट पुतिन के पास है। अब रशिया कैसे जीत रहा मुझे नहीं पता। और पुतिन हैज सीमेंटेड हिज ग्रिप ऑन द आर्टिक, और जो नॉर्थ सी रूट है उस पर भी काम कर रहा है पुतिन। तो जियो पॉलिटिक्स बहुत डायनेमिक चीज है। यहाँ एक चीज को लेके आप 15 चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप नेटो का एक्सपेंशन वहां 5 बार हुआ, पुतिन को अश्योरिटी थी वहां नेटो का एक्सपेंशन नहीं हुआ। एंड पुतिन को अगर लगा कि आई हैव टू रिटेलिएट इन माय नेशनल इंटरेस्ट, ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेलिएट इन आवर नेशनल इंटरेस्ट। कल को हमें लगेगा हमें कुछ करना अपने नेशनल इंटरेस्ट में, वी आर एंटाइटल्ड। ना पुतिन हमें बताएंगे हमें क्या करना, ना हम व्लादिमीर पुतिन को बता सकते क्या करना है। अब अमेरिका को लगता है ये तानाशाह है। अब यहाँ देखिए तानाशाह की डेफिनेशन में पुतिन आता है, ये चाइना नहीं आता। चाइना के साथ 600 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, तो वो तानाशाह की डेफिनेशन में नहीं आता। हर एक के जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट है, हर एक के इंटरेस्ट है। अगर आपकी इंटरेस्ट इज योर पीपल फर्स्ट, योर इंटरेस्ट फर्स्ट, सो यू engage with people on majority of the issues. You might engage with 10, on 11th you might not agree. That is what India has been doing. But we can't discard 10 for the 11th. That is where the policy matters comes in. जी। लेकिन सुमित भाई आपको नहीं लगता कि ये जो इंडिया की पॉलिसी है, देखिए इंडिया इस वक्त सारा जो वेस्ट है वो इंडिया आ रहा है बिकॉज दे वांट टू गेट इन रिटर्न व्हाट एवर दे बिलीव की ज़रूरी है। आपको नहीं लगता कि ये तो ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद रखेगा? मिसाल के तौर पे जो पूरा वेस्ट ये कह रहा है कि यार हम इन अमेरिकन ये कह रहे हैं यार हाँ हम सप्लाई चेन इंडिया लेके जा रहे हैं, तो फेवर दे रहे हैं ना, तो कल को स्टॉप कर दें। कल को वो देखें, फॉर एग्जांपल इंडिया अमेरिका इटसेल्फ में भी रिसेंटली एक कांग्रेस मैन रोक खन्ना साहब, में उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था फॉरेन अफेयर्स में, तो वो कह रहे थे कि वी नीड इट सेल्फ, हमें तो खुद इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है अमेरिका को, क्योंकि हमने सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन आउटसोर्स कर दी है दुनिया को। तो आपको नहीं लगता कि
अगर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है, तो और इंडिया के अंदर एक चीज़ की बात की जा रही है कि अमेरिकन हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बड़ा स्लो प्रोसीजर है। मतलब बड़ी स्लो स्लो हमें चीज़ें देते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं, देते कम हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इंडिया के ऊपर वो किसी वक़्त भी वो क्वेश्चन मार्क लगा दें, या वो कह इसीलिए इंडिया अमेरिकन्स ने ऑकस बना लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो ममालिक हैं शायद इनके अंदर इतनी जान नहीं है कि ये एक मिलिट्री अलायंस चाइना के अगेंस्ट खड़ा कर सकें। सो जिस तरह ऋषि सुनक को और रलबाने को उन्होंने बुलाया हुआ था अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहाँ पे सबमरीन्स के कोई कर रहे थे वो। सो आपको नहीं लगता कि अमेरिका जो है वो हाथ खींच सकता है इंडिया से, और अगर लेट्स से ये सारी सप्लाई चेन और ये जो चीज़ें इंडिया को बड़े-बड़े ख्वाब दिखाए गए हैं, ये कहीं रुक जाते हैं, तो इट विल बी अ चैलेंज फॉर इंडिया। क्या समझते हैं आप इस पर? देखिए जीवा साहब, पहली बात, कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है। इट इज अ रिलेशन ऑफ कंपल्शन एंड ऑप्शन, राइट? कंपल्शन इंडिया है, ऑप्शन दूसरा कोई है नहीं, तो ये आप पहले समझिए। चाइना जब गेम ऑप्शन से निकल जाता ऑप्शन तो कोई नहीं ऑप्शन, है। हाँ, ऑप्शन फिर इंडिया ही बचता। अगर मैं बताऊं, देखिए, व्हेन यू टॉक ऑफ ऑफशोरिंग एंड ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो ट्रस्ट डेफिसिट, देयर इज नथिंग। अमेरिका नीड्स अस इक्वली एज वी नीड अमेरिका। इट्स अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल गेन एंड म्यूचुअल पेन। पहली बात, देखिए, अगर आप ऑफशोरिंग की बात करते हैं, आपके पास फ्रेट कॉरिडोर्स होने चाहिए, आपके पास स्टेबल करेंसी होनी चाहिए, आपके पास बड़ी आर्मी होनी चाहिए, आपके पास बड़ा मार्केट होना चाहिए, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड मैन पावर होना चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पेटेंट्स होने चाहिए थे, एक बहुत बड़ा मार्केट होना चाहिए, स्टेबल करेंसी होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होने चाहिए, जियोपॉलिटिकली विल बी स्टेबल, एंड इफ यू आर अ न्यूक्लियर ट्राइड दैट एड्स टू इट। ये सारी चीजें जो है, एंड वी आर अ डेमोक्रेसी, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें जो है केवल इंडिया के पास है अभी। एंड वी हैव 800 मिलियन यूथ, एंड आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड इज गोइंग टू लास्ट अप टू 2057, नेक्स्ट 70 years to come। तो ये चीजों का कॉम्बिनेशन अभी कोई है नहीं। अगर कोई यहाँ आ रहा मेरे पे एहसान करके, या मेरे मेरे से इंप्रेस होके नहीं आ रहा, उसकी भी उतनी ही मजबूरी है, उसको भी यहाँ आना है। अब आपने बोला इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, मैं आपने एक टेड क्रूज का अभी एक बयान देखा था। चीमा साहब, यूएस का डेट इज $34.1 ट्रिलियन, और जो करंट इंटरेस्ट रेट है, टेड क्रूज हैज कैटेगोरिकली सेड दिस डेट इज नॉट सस्टेनेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे नीड टू पुट $20 ट्रिलियन। ठीक है साहब, और हर साल करीब 2 ट्रिलियन लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, 52.3% ऑफ द यूथ इज ऑन मैरिजुआना। ये भी ऑफिशियल नंबर आपको बता रहा हूँ। तो एक इंडस्ट्रियल होना, और आपका अमेरिका का क्यूमुलेटिव डेट हैज एक्सीडेड द नेशनल सेविंग्स। अगर मैं क्यूमुलेटिव डेट देखूं, जिसमें क्रेडिट कार्ड डेट आता है, ये मॉर्टगेज वगैरह सारे डेट, हैज इंक्लूडेड द क्यूमुलेटिव सेविंग्स। तो अमेरिका हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, और सोशल चैलेंजेस बहुत है। ऐसे में अगर आप सोचते हो कि यू कैन काइंड ऑफ, आपने चाइना के साथ अपने डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स कर लिया, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डिकपलिंग ऑफ सप्लाई चेन्स विद इंडिया। दैट्स पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, चाइना आपके लिए मार्केट नहीं था। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट और फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज मोदी जी ने डेमोक्रेसीज का जो समिट था उसमें किया, बोला कुछ भी बोली, विद आवर चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स, स्टिल द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा मार्केट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड 70 साल तक रहेगा। तो आपको यहाँ होना आपकी मजबूरी है, आपके लिए ऑप्शन नहीं है, आपका लिए कंपल्शन है। तो इन सब चीजों के होते हुए, बट that does not mean we compromise on our sovereignty, our national interest and our foreign policy। यूरोप वाला रिलेशन तो हमारा है नहीं, ये तो हमने बहुत शुरू से वाजे कर लिया है। ट्रस्ट डेफिसिट होने की बात ही नहीं। आपका, अगर आप चाहते हो कि ट्रस्ट इससे बनेगा, चलो मेरे साथ मिलकर यूक्रेन पे, रशिया पे हमला करो, या यूक्रेन को अग्नि मिसाइल दो, तो तब हमारा ट्रस्ट बनेगा। वो रिलेशन तो हम किसी के साथ भी नहीं रखते। उसमें यूनाइटेड स्टेट्स हो, रशिया हो, वो कोई भी हो, वी डोंट हैव दैट रिलेशन विद एनीबॉडी। हमने रशिया को भी सपोर्ट नहीं किया, हमने रशिया को भी हथियार नहीं दिया। वी आर नॉट सेलिंग वेपन्स टू रशिया। बट अपने इंटरेस्ट में जो रशिया से लेना, वो आप ऑयल की बात करें, वो कोल की बात करें, वो हम ले रहे हैं। अमेरिका से जो लेना, ऑयल की बात करें, कोल की बात करें, हम ले रहे हैं। अगर आप मैच इंडियन डायस्पोरा की बात करो, करीब 4 से 5 मिलियन, 50 लाख लोग चीमा साहब हमारे अमेरिका में बैठे हैं, और जो अमेरिका को बना रहे, चला रहे हैं। और आपको दो स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। वी आर नॉट इवन 1% ऑफ द टेक, वी आर नॉट इवन 1% ऑफ द पॉपुलेशन, वी आर कंट्रीब्यूटिंग 6% ऑफ द टैक्स। आपको पता है, एक एवरेज अमेरिकन हाउस होल्ड की इनकम होती है $50-54 हजार। हमारे हाउस होल्ड की इनकम है $90,000। 30% लोग अमेरिका में बैचलर्स नहीं करते, हमारा एवरेज है 68% फॉर बैचलर्स। तो वी आर कंट्रीब्यूटर्स, वी आर नेशन बिल्डर्स, दे नीड अस इक्वली, एंड दे नो दिस इज अवर फॉरेन पॉलिसी। वो हम लैकी साइड किक वाली फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तो
अब हम अगर दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वी हैव आवर ओन सेट ऑफ रूल्स, वी हैव आवर ओन सेट ऑफ पैरामीटर्स, दे हैव टू लर्न टू लिव विद दैट, एंड द वर्ल्ड इज कोपिंग विद दैट, वर्ल्ड इज लिविंग विद दैट, राइट? मतलब वो किसी के कैंप में नहीं है, वो मतलब जो लोग का ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस है, सुमित भाई एक और पट्टा बात भी अलाइनमेंट बताइएगा। ब्लैक ही। नहीं नहीं, ये तो वो तो सारे इंडियंस वो ये बात करते हैं जस्ट टू वो पब्लिक सेंटीमेंट विन करने के लिए, हम पट्टे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये जो आप बातें कर रहे हैं वो देखिए, आज भी अमेरिका इज अ प्रॉमिसिंग लैंड। सारे इंडियंस लाइन पे लगे हुए हैं, सारे पाकिस्तानी लाइन पे लगे हैं, यार H1B1 वीजे हमारे दे दो। या इंडिया और अमेरिका के मेन एजेंडे पे ये बात होती है, भाई हमारे वीजे खोल लो। सो अगर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पे चल गए तो कौन वहाँ टिकेगा डेवलपिंग वर्ल्ड में? दिस इज नॉट अबाउट पाकिस्तान और इंडिया, दिस इज अबाउट एवरीवन। ये जो अभी रशियंस ने आपकी S-400 की सप्लाई डिले की है, आपको लगता है कि दिस इज बिकॉज चाइनीज आर लाइक, फॉर एग्जांपल शी जिनपिंग गए हुए थे, या उसके अलावा जो ये रशियंस आर नोटिसिंग कि इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो वेस्ट के ऊपर ज़्यादा चली गई है, और वो जो इक्विपमेंट सारा कुछ लिया करते थे वो अब हमसे उस तरह नहीं ले रहे। S-400 दे रहे हैं, लेकिन इट इज़ अबाउट टाइमिंग। मतलब वो एक साल और आई थिंक 2023-24 तक उन्होंने, या 25 तक आई थिंक उन्होंने डिले कर दिया है। डू यू फाइंड कि देयर इज सम इरिटेंट, द रशियंस डिडंट लाइक इट, और द चाइनीज आर प्रेशराइजिंग देम कि थोड़ा इनको दो, और इंडियंस जो रशियंस जो हैं वो थोड़ा चाइना को खुश कर रहे हैं इस मामले में कि ठीक है इनका और डिफेंस वीक रहे, एंड दे स्टे मोर वल्नरेबल। डू यू फाइंड समथिंग कॉन्स्पिरेसी, और ये समझ ऐसे ही? देखिए चीमा साहब, दो चीज़ बताऊँ आपको। जो मैंने आपको फैक्ट्स और डाटा बताई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, इट इज़ ऑल इन द पब्लिक डोमेन। ये मेरा बयान नहीं था, ये टेड क्रूज का बयान था। टेड क्रूज इज अ प्रेसिडेंशियल रेस में दौड़ने वाला, वो छोटा मोटा पॉलिटिशियन भी नहीं है, ठीक है ना? आप पहले भी कई बार उठ चुका है। नाउ नाउ व्हाट पीपल एस्पायर आउट ऑफ दैट इज पीपल्स का अपना आउटलुक। जब तक हमें वहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहां तक रहेगी, हम जाएंगे। और गुड थिंग इज दैट वी हैव अ कंट्री टू फॉल बैक ऑन, वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान वेयर इज नथिंग टू फॉल बैक ऑन। तो एक बहुत बड़ा फर्क नहीं, है, पाकिस्तान का बहुत इससे बहुत। क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान क्या, क्या पाकिस्तान का डिफेंस ठीक नहीं है? पाकिस्तान का मुआशरा खराब है क्या? कोई इकोनॉमी नहीं है ना चीमा साहब, इकोनॉमी तो क्या खत्म हो गई है मतलब ना। पाकिस्तान के इससे क्या लेना देना है? नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसमें मैं नहीं बोला नहीं, तो सो पाकिस्तान का इससे, आप अपनी बात करें, पाकिस्तान पे बात करेंगे फिर मैं मैं आ आपसे रहा हूँ ना। पूछूंगा अरे दैट चीमा मीन साहब बोलने तो दे। मैं मतलब कह रहा हूँ कि एवरी इंडियन हैज अ कंट्री टू फॉल बैक ऑन, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान इज नो कंट्री टू। आप डेस्परेट होंगे कहीं भी जाने के पाकिस्तान लिए। एज ए चाइना टू आ- फॉल बैक, और बड़े मुल्क है, टेंशन नहीं है अरे क्या आप। चीमा साहब, वो पैसे तो अब तक नहीं आए। और दूसरी बात, वो पैसे आ जाएंगे, आते सुनिए, रहते हैं दूसरी पैसे, बात आप सुनिए आप। पैसों की ना घबराएं, आपका ये पैसा कोई नहीं आ पाकिस्तानी रहा ना। कंटेनरों में बैठ बैठ के हर जगह जाते हैं। इंडियन कहीं नहीं जाता कंटेनर में बैठ बैठ के। आपको पता है, और मैं आपको आपके यहाँ, बताऊं बताऊं आपके यहाँ जो इंडियन सुनिए। अफ्रीका जाते हैं, जो इंडियंस लीबिया जाते हैं, मोरेशिया ऊपर जाते हैं, जितने ममालिक हैं, मोरक्को जाते हैं, वो सारे कश्तियां करके तो यूरोप ही जाते हैं, वो कहाँ जाते नहीं हैं? नहीं शिवा साहब, ये आपका गलत मुकाबला है। आपको बताऊं मैं आपको, ये जो पाकिस्तानी जो 7.5 लाख लोग निकले हैं इस साल में, जो डेस्परेटली आपके लोग दे जा रहे दे हैं, वेंट थ्रू वो वीजा। वो नहीं, वो 2.5 लाख को कोई वीजा मिला, बाकी तो गायब है। वो जो जहाजों में, चलो, मैं किश्तियों आपके में, साथ कंटेनर बहस में में नहीं जानने का उलझना उनका चाहता। काम है। सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन इकोनॉमी ना। इंडियन को ये कि भाई मेरे को अमेरिका में जाना, जिसको एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है चला जाता है। डेस्परेशन नहीं है, मार काट नहीं मची, हाहाकार नहीं मचा, दौड़ भाग नहीं मची, जाना नहीं तो मर गए। पाकिस्तान से भागो वाली हालत नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, जो S-400 की 2 बैटरीज आ गई, इंस्टॉल भी होगी, एक बैटरी थोड़ी डिले हुई है बिकॉज रशिया पे आप जानते हैं जब से सैंक्शंस लगे हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स हैज बिकम अ बिट ऑफ अ चैलेंज। रशिया की सप्लाई चेन हैज बिकम अ बिट ऑफ चैलेंज। और आपको बताऊं चीमा साहब, आज रशिया की कई सारी इंडियन कंपनीज इंडिया में, दे आर ट्राइंग टू सोर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंडिया नाउ, अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया। व्हाई डिड रशिया एग्री टू रुपी ट्रेड? क्योंकि इंडिया रुपए से तो वो क्या कि अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी में सामान तो खरीद नहीं सकता। इंडिया रुपी से तो इंडिया में ही सामान खरीदेगा ना। तो ये आप देखेंगे आने वाले टाइम में इंडिया और रशिया का ट्रेड बढ़ने वाला, वी आर गोइंग टू बिकम देयर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। ऐसे में, और आपको ये भी पता होगा, जो चाइनीज को दिया था वो S-250 या 300 है। S-400 भी चाइना को नहीं मिला। आवर बैटरीज आर S-450 लेवल बैटरीज, दे एडवांस देन S-400 बैटरीज। और हमारी बाकी सप्लाईज आ रही, बट देयर हैव बीन सम लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस जो रशिया में सैंक्शंस के लगे हैं। रशिया ने कुछ टर्की को ने ऑर्डर दिए थे रशिया को, टर्की का कोई ऑर्डर नहीं दिया। कुछ मलेशिया ने ऑर्डर दिए थे, कोई एक पैसे का ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके ऑर्डर, जिसकी एएमसी, जिसके सेल्स पेयर्स सब टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं। इसमें चाइना का कोई फैक्टर नहीं है। बाकी हाँ,
बाकी आपको दिल बहलाने के लिए अगर ये ख्याल आपने दिल में रखना तो रख लीजिए। जैसे आप ये कह रहे थे कि चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, वो $2 बिलियन आए ही नहीं, और आपके शो पे मैंने कहा था चीमा साहब, ये पंजाब की ज़मीनें गिरवी क्यों रखवा रहे हो चाइना के साथ? फिर वो आया कि आपकी आर्मी ने जी इतनी ज़मीन ले ली और उसको वो कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रही है। अरे चाइना को ज़मीन देनी तो सीधे-सीधे दे दो, ये कॉर्पोरेट काहे को दाएँ-बाएँ घुमा रहे हो? और सुना कि 5 लाख एकड़ ज़मीन माँगी थी आपने, 47,000 एकड़ अभी दिए, वो कह रहे बाकी ज़मीन कब दोगे? तो काफ़ी सारी चीज़ें। और चीमा साहब आप तो जानते हैं मैं अच्छा थोड़ा एडवांस सुमित भाई, वो बोलता जो हूँ। जमीन है, वो जमीन किसकी है जो दे रहे हैं, हम दे रहे हैं? वो तो पंजाब अपने सुने ना, पंजाब की दे रहे हो ना? पाकिस्तान की है, पंजाब की है। तो भाई हुँ। चाइना पाकिस्तान का हमारा कारोबार है, हम दे रहे हैं, आपको क्या, आपको नहीं क्यों मैं जेलसी हो रही है? नहीं, 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 मैं तो हमारी ये जमीन, हम उनके साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, हमारी फौज करे, अदारे करें, आपको इससे क्या प्रॉब्लम है? आप नहीं, क्यों, चीमा साहब। देखिए मेरी बात सुने, आप 125 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड करें, हम कॉर्पोरेट फार्मिंग करें तो आपको तकलीफ होती है। भाई आप 100, आपको देखें, अब फिर वो बात और तरफ चली जाएगी। एलओसी के ऊपर क्या तमाशा हुआ सारी दुनिया ने देखा, ठीक है, मैं उस पर नहीं जाता कि उन्होंने आपके मारे या आपने उनके मारे, लेकिन आप कारोबार कर रहे हैं, बड़े धूम धाड़ के कर रहे हैं और कहते हैं सीना चौड़ के हमने करना है कारोबार। हम उनके साथ कॉर्पोरेट फार्मिंग करें तो आप कह रहे हो तुम क्यों कर रहे कॉर्पोरेट फार्मिंग? नहीं, हाँ, नहीं, चीमा आप साहब तो हक मैं के फौजी मरवाने के बाद भी वो ट्रेड करते हो, ठीक है, और हम जो है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग करें तो आपको बुरी लगती है, ये तो फिर डबल चीमा स्टैंडर्ड नहीं? चीमा चीमा साहब मैं समझाता हूँ। देखिए, हमारे 20 भाई शहीद हुए थे, चाइना के 135 मार के मरे थे। अभी हमारे 200 लोगों ने उनके कितने पीटे तवांग में, वीडियो आपने भी देखा, मैंने भी खूब वीडियो किया, आपने भी किए। सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप है और आपका चाइना जो है घबराया हुआ, बौखलाया हुआ है। अच्छी बात। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, ये मैंने कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात क्यों रेज की? जब मैंने ये पहले बात रेज की तो लोगों ने बोला नहीं नहीं सुमित भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर जब एक अधिवेशन आया, भाई आप खुद फूड डेफिशिएंट हो, कल एक वीट की ट्रक वहां आ गई, वहां तो भगदड़ मच गई पाकिस्तान में। जब आपके फूड डेफिशिएंट हो, जब आपके पास अपना खाने को नहीं हो रहा, आप फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कर रहे हो, रशिया से वीट मंगा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में चीमा साहब आपने जमीन उठा के चाइना को दे दी। जमीन आपने गिरवी रखी है चाइना को, नाम है कॉर्पोरेट फार्मिंग। और मुझे बताइए, आपके यहाँ फौज कब से, ये फौज कॉर्पोरेट फार्मिंग कब से करने लगी? तो पहला केस है। दो मतलब फौज चीजें, का कॉर्पोरेट दो फार्मिंग से इसमें मतलब दो क्या? चीजें हैं। ये जो आपने वो ट्रक वाली बात की थी ना, आप देखें यही तो बात है। अब बहुत सारे लोग रमजान में फिलंथ्रॉपी करते हैं कि आटा फ्री दे दिया, चावल राशन फ्री दे दिया, जैसे इंडिया में मैंने देखा कि सिख बहुत ज़्यादा ये करते हैं, या और भी बहुत सारे तबके करते हैं, ठीक है। अब एक जगह पे एक ट्रक आके खड़ा हो गया, लोग फ्री आटा लेने के चक्कर में लड़ पड़े, पब्लिक है, आटा मार्केट में तो कोई नहीं, जो पैसे दे के लेते हैं उस पर तो कोई लड़ाई नहीं होती, फ्री पे लड़ाई होती है, दक्कम पे लोग अपना नुकसान कर लिया, वो तो इसका मतलब ये थोड़ा फूड शॉर्टेज हो गई। ये तो अब आपने फिर उसको लिंक कर दिया और जी फूड इनसिक्योरिटी हो गई। अब आप जैसे लोग जिनको ये टर्म्स आती हैं, फूड इनसिक्योरिटी हो गई, फ्री आटे तकसीम को देख के, तो आपने उसको ये रंग दे दिया। यही तो मैं कहता हूँ, आप नहीं इतने एनालिस्ट हैं सुमित भाई, जीवा साहब आपने, ये आप ये सुने, बताएं। सुमित भाई आप इतने अच्छे एनालिस्ट हैं, प्रोपेगेंडा ना किया करें, अच्छी अच्छी बातें किया करें जिस तरह आप बाकी करते हैं। नहीं जीवा साहब मैं बताऊं आपको, देखिए, आपने वीट का पूरा जहाज रशिया से मंगवाया, नहीं मंगवाया? तो क्या हुआ है इसमें? तो फूड शॉर्टेज तो है भाई ना, तो आप पैसों से जब आया ना, कोई फ्री नहीं में नहीं आया, मैं क्या हो गया, इसमें मैं कौन मैं, सी मैं बात वो है? नहीं कह रहा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो वीट का आपने पूरा जहाज रशिया से मंगलाया, दैट मींस यू आर फूड डेफिशिएंट, यू आर इंपोर्टिंग फूड ग्रेन, और वहीं आपने जमीन चाइना को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए दे दी। मेरा एक लिमिटेड सा पॉइंट है बस, नहीं तो दोनों छोटा बातें सा। ठीक हैं। अगर मुझे आटा चाहिए, मुझे चावल चाहिए, वट एवर आई नीड आई विल इम्पोर्ट, और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वो जो जमीन है वो कॉर्पोरेट फार्मिंग में इंगेज हो, तो इसमें कौन सा बुरा आइडिया? नहीं बुरा आइडिया कुछ नहीं है, मतलब सब तो देख रहे हैं, बुरा वो आइडिया कुछ देखिए, नहीं आपको वैसे चाइना का नाम बुरा लगता है, बातों में तो वो बुरी बात है, कारोबार में बुरा नहीं लगता, बातों में बुरा लगता है। हाँ, एक और बात में बुरा लगता है, कोई और मुल्क ना उनसे काम करे, हाँ हम जितने मर्जी करें। देखें, फिर वो बात तो आ गई ना गांधी साहब वाली, राहुल वाली, कि ये मोदी साहब चाइना का नाम नहीं लेते, फौजी हो मरवा के भी, और कारोबार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि हमें वी शुड टॉक रैशनल की बात करेंगे तो ज्यादा। मैं तो इंडिया की जो ट्रेड है ना चीन के साथ, मैं इसको समझता हूँ दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मूव। मैं इसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरह नहीं हमें बैठ जाना चाहिए, जिस तरह हम और इंडिया में लग गए कि हमने इंडिया को और इंडिया के साथ ट्रेड ना शुरू करना पाकिस्तान ने गलती की है, इंडिया की कोई गलती नहीं है, बिकॉज वी डिडंट गिव एमएफएन स्टेटस, हमने वो चीज़ें नहीं की। सो इसी तरह आपकी लड़ाई के बावजूद अगर इंडिया चाइना की ट्रेड हुई है
तो दैट इज फाइनेस्ट थिंग। मतलब मैं तो इसको सपोर्ट करने वालों में से हूँ, ये होना चाहिए और इस तरह की चीजों में फंस नहीं जाना चाहिए। सो अगर सुमित भाई हम भी चीन के साथ कर लें तो यार हमें भी इजाजत दे दिया नहीं, करो मैं यार। मैं तो चीमा साहब ये कह रहा हूँ कि आप जमीनें गिरवी रखवा रहे हैं। मेरा लिमिटेड पॉइंट इतना, और बाकी राहुल गांधी जी के बारे में आपने बोला, आप देखिए उन पे ऑलरेडी जितना वो ज्यादा बोलते उतने उन पे एफआईआर और उतने उन पे केस लगते हैं। वो कुछ भी राहुल बोल सकते गांधी, हैं। सुमित भाई, देखिए राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी उनकी बात का तो अब सरकार भी बुरा नहीं मानती। इतने सुमित केस, भाई, इतने डिफेमेशन, इतनी ये चल रही है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए वो उनको सात खून माफ है, वो कुछ भी बोल सुमित सकते भाई, राहुल गांधी साहब जो है ना वो वही उनके साथ हो रहा है जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ हो रहा है। तो इंडिया की स्टैब्लिशमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी है और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट फौज है। दोनों एक तरीके से अपने दुश्मनों को जो है ना दबा रहे हैं। मतलब नहीं फैक्ट नहीं माने नहीं नहीं, चीमा साहब देखिए तो ऐसा मानता हूँ। कुछ नहीं है। देखें, मैं हकीकत आप मानता हूँ, हमारे आप यहाँ थोड़ा सा डरते हैं अभी। हमारे यहाँ 1 बिलियन लोग वोट देते तब सरकार बनती है। आपकी फौज के जनरल तो खुद ही बन जाते हैं। और नहीं आप बनते ही इंडिया को प्रमोट होते पाकिस्तान हैं। से कंपेयर ना प्रमोट करें। होते प्रोसेस बाकी के जरिए आते हैं। नहीं नहीं, बाकी बाकी देखिए देखिए, बाकी जो राहुल गांधी जी है वो वैसे ही आप परेशान है। आप उनको और चन्ने के झाड़ पे चढ़ाओ, बोलो कुछ और बोल दो, कुछ और एक और एफआईआर होगी, एक और केस होगा। मतलब यहाँ नहीं राहुल नहीं गांधी के इतने दुश्मन, मुझे ये नहीं पता था कि पाकिस्तानी भी अब उनको चढ़ाने में लगे। यहाँ काफी लोग लगे उनको चढ़ाने में ऑलरेडी। नहीं नहीं, हम तो चाहते मतलब हैं आप कि लाइन में ना जुड़े। इंडिया के अंदर जिस तरह इमरान खान के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, इंडिया के अंदर गांधी साहब के साथ ना हो। और लगता है कि इंडियन की जो जो सियासतदान है वो, या ब्यूरोक्रेसी ने मोदी साहब के कान में ये चीज़ डाल दी है, ये जरा इमरान खान वाला सलूक करो इसके साथ। तो इंडिया भी उस तरफ चल पड़ा है। लेकिन इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दो बातें मुझे इंडिया की अच्छी लगती हैं व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी। इंडियन मुस्लिम्स इंजॉयड अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी, ये हम मुसलमान अक्सर जब ये फ्रेमवर्क करते हैं। एंड सेकंड, मतलब दे हैव बीन इलेक्टिंग पीपल, डेमोक्रेसी पैटर्न चलता रहे, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर ये कहीं ख़राब होती है तो ऑब्वियसली आजकल जिस तरह रिपोर्टें आ रही हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया स्लिप हो रहा है, अथॉरिटेरियनिज्म आ रही है, कोई कह रहा है इलिबरल डेमोक्रेसी, आई डोंट फाइंड के दिस विल बी समथिंग गुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। बाकी इट्स अप टू द पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह का निज़ाम चाहते हैं, और अगर उनको कबूल है तो किसी को कोई इतराज़ मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है, मैंने सही बात की सुन? चीमा साहब, इंडिया इज द मोस्ट वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। और अभी जो बाइडेन साहब की बात कहूँ, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इज इनवाइटिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी शेयर द रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट। इंडिया में जितनी ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी उतनी कहीं नहीं है। उन्होंने यही बोला था, वी हैव टू लर्न फ्रॉम जर्मन। अभी आए थे जर्मन चांसलर साहब, वो कह रहे वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इंडिया। अमेरिकन सेनेटर कांग्रेसमैन कहते हैं वी हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया। इतना बड़ा इलेक्शन, इतना डाइवर्स इलेक्शन, और एक चीज नहीं। और आपके यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कितनी बार फट के नया बन गया। एक बार मुशर्रफ ने तो ये कहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पीस ऑफ पेपर एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो चीमा साहब, हमारे यहाँ ये नहीं होता और हमारी डेमोक्रेसी इज वाइब्रेंट एंड रेजिलिएंट। हाँ, पर एक दिक्कत जरूर है डेमोक्रेसी में, जो बेचारे हार जाते हैं, जो जीत नहीं पाते, जो जो खानदानी पॉलिटिशियन होके को अब धक्का मिल रहा है, वो परेशान हो के इधर उधर घूम रहे हैं। और जब वो इलेक्शन जीतते हैं तब उन्हें डेमोक्रेसी जिताती है। जब वो हार जाते हैं कहते हैं भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। जब उन्होंने 65 साल तक रूल किया तब डेमोक्रेसी वाइब्रेंट थी, अब डेमोक्रेसी खतरे में, बिकॉज their political rejection is not the rejection of democracy. They are not able to digest this fact. अब क्या करें ना, कहते हैं ना कि वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक पे पीता है। अगर आपने 39 में से 29 इलेक्शन हारे हो तो भैया आप तो डेमोक्रेसी को दोष दोगे ना, अपने आप को तो दोगे नहीं। जी, बिल्कुल ठीक है। चल, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर थैंक भाई। यू, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब।